हेलो जी, नमस्ते। इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे राहु केतु का गोचर 2024-2025 में आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। रेमेडीज पार्ट, रीडिंग्स पार्ट और इसी के साथ-साथ सोलर एक्लिप्स, राहु और प्लैनेट मरकरी का मिलना, राहु और वीनस का मिलना, राहु और मंगल का मिलना, कैसे आपके जीवन के हर डायमेंशन को प्रभावित करता है। सो 2 स्लाइड्स जो हैं वो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, स्क्रीन के सामने हैं। आप देख सकते हैं राहु ने रेवती नक्षत्र में गोचर जो है वो स्टार्ट करा है 30 अक्टूबर 2023 को और वो यहाँ रहेंगे 9 जुलाई 2024 तक। इसके बाद वो एक शिफ्ट लेंगे, रेवती से जाएंगे उत्तरा भाद्रपदा में और उत्तरा भाद्रपदा में 9 जुलाई 2024 से 19 मार्च 2025 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपदा से पूर्व भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में 19 मार्च 2025 से 25 नवंबर 2025 तक। सो राहु का मीन राशि के अंदर होना एक्चुअली 3 नक्षत्रों की पावर्स को इंडिकेट करता है। वो रेवती है, वो उत्तरा भाद्रपदा है और वो पूर्व भाद्रपदा है। राहु मैक्सिमम टाइम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं रेवती में और उत्तरा भाद्रपदा में, लेकिन वो पूर्व भाद्रपदा में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे मीन राशि में रहते हुए। तो आपको अपने जीवन को ट्यून करना चाहिए रेवती के साथ और उत्तरा भाद्रपदा के साथ, जिससे लाइफ के अंदर आपका ये पॉजिटिव और मैक्सिमम चेंजेस आप ले पाए। अगर हम देखें राहु केतु के गोचर को एक बड़े होराइजन पे, तो राहु इज इन पाइसेस, केतु इज इन विर्गो साइन। नाउ राहु इज कंट्रोलिंग फॉर यूनिक थिंग्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वो 4 यूनिक थिंग है, राहु आपके स्वभाव को कंट्रोल करते हैं और राहु का स्वयं का कोई स्वभाव नहीं है। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, ये शैडो प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है छाया। छाया मीन्स शैडोनेस। इनके पास खुद का कुछ भी नहीं है। ये जिस प्लैनेट के साथ, जिस नक्षत्र, जिस नवमांश में होते हैं, ये उसी की रूपरेखा को ले लेते हैं। इनकी लेयर्स बनती हैं। फर्स्ट लेयर इनकी बनती है जिस राशि में ये गोचर करते हैं उससे, जिससे इनका स्वभाव निर्धारित होता है। अब ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि की क्या तत्व क्या है? मीन राशि का जल तत्व है। मीन राशि क्या दिखाती है? मीन राशि लिबरेशन को दिखाती है, लेट गो कॉन्सेप्ट्स को दिखाती है। मीन राशि दिखाती है उस परम ज्ञान को प्राप्त करने को, परम तत्व, परम ज्ञान के को जब आप प्राप्त कर लेते हैं। एंड मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में आती है। 12वां भाव कार्मिकली बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि पूरे चार्ट का कार्मिक स्ट्रक्चर जो है वो छठे भाव से बनता है। छठा भाव प्रारब्ध को दिखाता है। इस पिंजरे को तोड़ना, उस मोक्ष को प्राप्त करना, कार्मिक चीजों को ब्रेक करना, टॉक्सिक कार्मिक चीजों से बाहर निकलना कम्स फ्रॉम द 12th हाउस। सो ये राहु की इस समय रूपरेखा है। राहु ने अपने आप को मीन राशि में ढाल लिया है। इसके बाद मीन राशि में 3 नक्षत्र हैं। वो रेवती है, बुध का नक्षत्र, वो शनि का नक्षत्र है और वो गुरु का नक्षत्र है। जैसे मैंने आपसे कहा कि राहु मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं रेवती में और पूर्व भाव उत्तरा भाद्रपदा में। तो शनि और बुध का ही राहु इस समय तालमेल कहीं ना कहीं बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकंड लेयर वुड बी कि मकरी का यूज करके राहु समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं। मकर मीन्स फाइनेंस, मकरी मीन्स कम्युनिकेशन, मकर मीन्स ओपननेस, मकरी मीन्स बिजनेस और आपके डिजायर्स। मकर इज द रूलर ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशंस, मकर इज द रूलर ऑफ clerk examinations, Maka is the ruler of those famous MNC companies. Maka is the controller of this corporate culture. सो प्रेजेंट में फर्स्ट में मकरी का पूरा फोकस है, राहु का पूरा फोकस है। विद द हेल्प ऑफ मकरी आपको समस्याओं से बाहर निकाला जाए। देन ये स्विच होगा, राहु मकरी से जाएंगे शनि के नक्षत्र में। एंड शनि इज ऑल अबाउट आपका करियर, शनि इज ऑल अबाउट द ड्यूटीज, शनि इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि इज ऑल अबाउट द जॉब। So from business to job, we will see this switch soon. This is coming from planet Rahu's perspective. So first layer is कि राहु मीन राशि में है। वो क्या प्रभावित कर रहे हैं? वो आपके लिबरेशन पार्ट को प्रभावित कर रहे हैं, आपको समस्याओं से बाहर निकालना चाहते हैं। देन सेकंड पार्ट इज कि राहु मीन राशि में जब रेवती नक्षत्र में है तो आप हेल्प लें कम्युनिकेशन की, बिजनेस की। मकरी आपके चार्ट में जिन चीजों को रूल करता है उनकी। जब वो शनि के नक्षत्र में आ जाए तो शनि जिन चीजों को कंट्रोल करते हैं उनकी। देन द थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मकरी, राहु इज ऑल अबाउट द कर्मा। राहु मीन्स कर्मा। राहु भविष्य को निर्धारित करता है। राहु और केतु कार्मिक सर्कल्स को दिखाते हैं। ये वो सर्प है, वो कार्मिक सर्प है जिसमें राहु इज ऑल अबाउट द फ्यूचर, केतु इज ऑल अबाउट द पास्ट कर्मास। सो केतु आपको बताता है पास्ट के टैलेंट, पास्ट की स्किल्स क्या है, क्या काम आप कर रहे थे पास्ट में। राहु आपको बताते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, किस चीज पर आपको फोकस देना है। तो ये राहु का स्वभाव है। अगर हम थर्ड स्लाइड को देखें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंजंक्शंस की। राहु आने वाले समय में हर प्लैनेट कंजंक्शन का फेस करेगा
राहु के साथ युति बनाएगा, ये निर्धारित चीज है। इस समय शनि और केतु एक दूसरे से षडाष्टक चल रहे हैं। अगर आप शनि की राशि से देखें, शनि इस समय कुंभ राशि में है तो केतु उससे अष्टम है, उससे सिक्स चल रहे हैं। और केतु से देखें तो शनि उससे अष्टम है। तो षडाष्टक का योग है शनि और केतु के मध्य, जो कि करियर को बहुत बहुत डैमेज कर रहा है। ये जो योग है, ये वन योग है जो करियर को बहुत डैमेज कर रहा है। केतु मीन्स लीगल बैटल्स, केतु मीन्स एंजाइटी, केतु मीन्स पास्ट की स्किल्स, पास्ट का टैलेंट, केतु मीन्स जब आप समाज में रिकॉग्नाइज नहीं होते, केतु मीन्स हायर स्ट्रक्चर, हायर हायर मैनेजमेंट टीम से आपको जब डिस्प्यूट करना पड़ता है, तो इन सबको केतु कंट्रोल करते हैं। सैटर्न वर्सेस केतु आपके करियर पार्ट को बहुत डैमेज कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो शनि और सूर्य और राहु का एक कंजंक्शन हमको देखने को मिलेगा, जो कि स्टार्ट होगा 15 मार्च को और जो कि रहेगा 13 अप्रैल तक। इसमें डीप कंजंक्शन होगा 5 अप्रैल को। क्या है डीप कंजंक्शन और ये, इसको अभी हम समझेंगे बस अगली स्लाइड में ही, और आप देख भी सकते हैं। दिस इज हाउ कंजंक्शन वर्क्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो बहुत कुछ है इस सेशन में। जो इस सेशन को मिस कर रहा है, आप ये समझिए वो वैदिक ज्योतिष की मूल मूल तत्वों को ही मिस कर जाएगा। वीनस विद प्लैनेट राहु 1 अप्रैल से 24 अप्रैल, सूर्य केतु 17 सितंबर 18 अक्टूबर, मकरी प्लस राहु 14 मार्च से 24 मार्च, डीप कंजंक्शन होगा 19 मार्च को, मंगल राहु। दिस इज द टाइमलाइन। सो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये कब से कब तक हो रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बड़ी समस्याओं से मुक्त होने में। सो दिस इज हाउ कंजंक्शन वर्क्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें क्या होता है कि कंजंक्शन जैसे स्टार्ट होता है तो प्लैनेट एक दूसरे के पास आने लगता है, वो क्लोज आने लगता है। क्लोज आएंगे तो वो एक्सचेंज करेंगे अपने व्यूज को। राहु एक व्यू लेके आ रहा है, राहु के पास एक व्यू है, और प्लैनेट दूसरा जो भी है उसके पास भी अपना एक व्यू है। अगर वो सूर्य है तो सूर्य क्या कंट्रोल करता है, सूर्य आपकी आत्मा को कंट्रोल करता है। मंगल है तो वो आपकी एनर्जी को कंट्रोल करता है। मकरी है तो वो आपके फाइनेंस को कंट्रोल करता है। तो दूसरे प्लैनेट का भी एक व्यू है। जब ये क्लोज आने लगते हैं, इनकी डिग्रीज कम होने लगती हैं, तो ये अपने व्यूज को एक्सचेंज करते हैं। फिर होता है प्लैनेटरी वॉर, ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध क्या होता है, जब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से फाइट की स्थिति में आ जाता है। अगर इनकी डिग्री का डिफरेंस, ये इतने क्लोज आ जाए, मान लीजिए ये इतने क्लोज हैं, ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अगर क्लोजनेस और बढ़ेगी तो ये डिस्प्यूट का रूप ले लेगी, जिसमें एक का पक्ष हायर, दूसरे का पक्ष लोअर हो जाएगा। तो वो होती है प्लैनेटरी वॉर, और राहु से कोई भी प्लैनेटरी वॉर जीत नहीं सकता। राहु इतना डोमिनेंट प्लैनेट है, इससे प्लैनेटरी वॉर जीतना नामुमकिन चीज है। विनर वर्सेस लूजर बनता है, एक ग्रह जीत जाता है, एक ग्रह हार जाता है, और फिर ये सेपरेट होने लग जाते हैं। अब जो ग्रह हारा हुआ है उसकी क्षमताएं बहुत कम हो जाती हैं उस टाइम के अराउंड, उसके ऊपर दूसरे प्लैनेट का बहुत तगड़ा प्रभाव, इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो हमें इस बात को भी समझना होगा, कहीं ऐसा ना हो हम उस प्लैनेट के रिगार्डिंग कोई बड़ा वर्क करना शुरू करें उसी टाइम में जब वो ग्रह युद्ध में हार गया हो। तो वो हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि जैसे मरकरी है, मान लीजिए मरकरी ग्रह युद्ध में हार गया, आपने बिजनेस उसी दिन स्टार्ट कर दिया, तो वो बिजनेस आपको वीकनेस दिखाएगा ही दिखाएगा। बार बार ऐसा लगेगा कि ये चीज मैंने गलत समय में करी है। मंगल हार गया, आपने उसी समय लीगल बैटल स्टार्ट कर दी, तो वहां आपको एक कमजोरी हमेशा महसूस होती रहेगी। तो हमें देखना चाहिए कि कोई भी प्लैनेटरी वॉर तो नहीं हो रही जब मैं कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूँ। अब एरियाज क्या हैं, सूर्य कंट्रोल करते हैं आपकी आत्मा को, इसीलिए सूर्य ग्रहण जब भी होता है, 5 अप्रैल पे ये क्लोज आ रहे हैं, 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है, जो रेडिएशंस होती हैं सूर्य की, वो आपकी आत्मा को दिखाती हैं। राहु कर्म को दिखाता है, राहु फ्यूचर को दिखाता है। अब आत्मा तो इनलाइटेंड है, आत्मा को तो पता है पास्ट क्या है, फ्यूचर का क्या है, सब कुछ जानती है आत्मा। लेकिन जैसे ही वो राहु से मिलती है, उसके अंदर एक ट्रिगर होता है और आदमी एकदम से बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है। अदरवाइज वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोचता है, वो खोई हुई चीजों के बारे में सोचता है। स्मृति भ्रंशात वाली स्थिति है ये, जिसको महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। जब स्मृति का भ्रम होने लग जाता है कि राइट वर्सेस रॉन्ग, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब राहु और सूर्य का क्लोज कंजंक्शन होता है। और ये क्लोज कंजंक्शन गाइस आपकी सोल को बहुत अफेक्ट करता है। इसीलिए इस टाइम पे आपको स्पिरिचुअल साइड की तरफ ही रहना चाहिए और बड़े डिसीजंस को लेने से बचना चाहिए। बड़े डिसीजन मत लीजिए जब ये सूर्य ग्रहण हो, और ये होने जा रहा है 5 अप्रैल को, 8 अप्रैल को क्लोज सूर्य ग्रहण होगा, और उस समय ये लगेगा रेवती नक्षत्र के सेकंड पद में। उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। मंगल जो है वो आपकी एनर्जी हेल्थ को दिखाता है, और मकर ये आपके फाइनेंस को दिखाता है। तो इन सब एरियाज को राहु एकदम से ढकने की, ओवर शेडो करने की कोशिश करता है, क्योंकि राहु राहु जिस भी प्लैनेट के साथ फाइट करेगा, राहु ही उसमें जीतेगा।
ये आप समझ लीजिए, राहु जिस भी प्लैनेट से लड़ेगा राहु ही उसमें जीतेगा, क्योंकि अंधकार इतना शानदार है राहु का जिसको कोई भी प्लैनेट क्रॉस नहीं कर सकता। सो जब मकरी और राहु का कंजंक्शन हो रहा हो, जब उनका कंजंक्शन स्टार्ट हो, तो बिजनेस में आप कुछ बेटर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो फाइट के मोड में आ जाए, डीप कंजंक्शन में आ जाए, टच भी मत करिएगा बिजनेस को। सूर्य राहु का कंजंक्शन हो रहा है, आप अपनी लाइफ को व्यवस्थित कर सकते हैं। डीप कंजंक्शन हो जाए, टच भी मत करिएगा लाइफ। मंगल और राहु का जब हो, उस समय आप अपने लीगल बैटल्स को, प्रमोशन अगर आपको चाहिए, इन चीजों के बारे में आप विचार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्लोज बैटल हो, उस चीज को टच भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक डिफरेंस है, कैसे एक ही प्लैनेट एक समय चीजों को समझ रहा है और दूसरी समय वो प्लैनेट के साथ वॉर में चला जाता है। अगर हम देखें विष्णु सहस्त्र नाम से, तो विष्णु सहस्त्र नाम में 108 श्लोकास हैं और नक्षत्र भी हमारे पास 108 ही निकल के आते हैं। 27 नक्षत्र को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं। तो यहाँ पर जब राहु रेवती के पद 4 में है तो 108वां नक्षत्र उनको हील कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि साहब राहु मुझे परेशान कर रहा है, मैं कहूंगा राहु इस समय रेवती के 4th पद में गोचर कर रहे हैं। आपको ये श्लोक जो है इसका जाप करना चाहिए, जो कि था 30 अक्टूबर से 1 जैन तक। अब 1 जैन से 4 मार्च को राहु आ जाएंगे रेवती के 3rd पद में, तो 3rd पद में आपको ये श्लोक जाप करना चाहिए। अब राहु उल्टे चलते हैं, आप ये मत कहिएगा तीसरे से चौथे में क्यों नहीं जा रहे। ये राहु का स्वभाव है कि वो उल्टे चलते हैं, सर्प का जैसे स्वभाव है कि वो उल्टा चलता है। रेवती के पद 2nd में, मार्च 4 से 6 में, और 6 में से 8 जुलाई रेवती का पद 1st। तो ये जो टाइम है गाइस, यहाँ सब कुछ हो रहा है रेवती के 2nd पद में। इसमें आपको इस श्लोक का जाप करना ही चाहिए। आत्म योनि स्वयं जातो वैखानम सामगायनम देवकी नंदनम सृष्टाम क्षितिशम पापनाशनम। ये श्लोक आपको जपना ही जपना चाहिए। इसके अलावा तो मैं आपसे कहूंगा आप और रेमेडीज को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम की रेमेडी प्लैनेट को डायरेक्टली हीलिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसी के अंदर 108 श्लोकास हैं और एग्जैक्टली 108 ही हमारे पास नक्षत्र के पद निकल के आते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो ये काशी और इनलाइटेंड योगी की एक स्टोरी है जिसको हम कभी देखेंगे, बट यहाँ तक का पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको आप देखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे रीडिंग्स का पार्ट। सो फॉर एरीज राइजिंग, मेष लगन मेष राशि के लिए राहु इस समय आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। पाइसेस राशि है। 12th हाउस इज अबाउट लिबरेशन, 12th हाउस इज अबाउट मुक्ति, 12th हाउस इज अबाउट किसी चीज से पृथक हो जाना। राहु जिस भी राशि में गोचर करते हैं, जिस भी भाव में गोचर करते हैं, वो उसका रूप ले लेते हैं। वो कहते हैं मैं इसी रूप के अनुसार आगे जीवन में चलूंगा। अब यहाँ पर राहु ने आपके 12वें भाव में आके 12वें भाव का रूप ले लिया है। 12th हाउस आपको हेल्प करता है मटेरियल प्लेन में, फॉरेन ट्रेवल के रिगार्डिंग। मटेरियल प्लेन में एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट मींस जो सपोर्ट आएगा वो क्लोज एनवायरनमेंट से नहीं आएगा, वो एक्सटेंडेड से आएगा, दूर से कहीं से सपोर्ट आएगा। क्योंकि लाल किताब में राहु को जुपिटर प्लस वीनस भी कहा गया है कि ये जहां पे भी ट्रांजिट करता है वहां जुपिटर और वीनस की एनर्जीज एक साथ प्रवाहित होती है। सो जुपिटर भी एक सपोर्टिव प्लैनेट है, वीनस भी एक फंक्शनल नहीं तो एक नेचुरल तो सपोर्टिव प्लैनेट है, क्योंकि उसके अंदर भी हीलिंग का तत्व है, संजीवनी विद्या है। तो राहु का 12th हाउस में होने वाला गोचर आपको फॉरेन ट्रेवल दिखा सकता है, फॉरेन एजुकेशन दिखा सकता है, मेडिकल साइंस की तरफ कनेक्शन दिखा सकता है। ये आपको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस में मदद कर सकता है। आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन जैसे मैरिज में कोई डीले है, डिस्प्यूट है, कोई भी समस्या है जो आपके हाथों से बाहर जा चुकी है और वहां आपको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन चाहिए, तो राहु को आपको पूजना चाहिए, राहु की आपको वंदना करनी चाहिए। वही एक प्लैनेट है इस चार्ट में, इस समय गोचर में, जो आपको सपोर्ट कर सकता है। अब डिफरेंस क्या है कि इस टाइम से इस टाइम तक तो राहु मकरी के नक्षत्र रेवती में है, तो ये जिस नक्षत्र में होता है ये उसी से संबंधित बात करता है और उसकी भी ये मेन ट्राइन साइन को प्रभावित करता है। तो राहु इस समय मेन ट्राइन साइन है आपके 6th हाउस में, तो करियर रिगार्डिंग कुछ कह रहे हैं, बाउंडेशंस रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे हैं। तो ये टाइम जो है 30 अक्टूबर से 9 जुलाई का, ये आपको समस्याओं से बाहर निकालने का टाइम है, करियर को बेटर कर देने का टाइम है। करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती हैं क्योंकि एक विपरीत कनेक्शन है। 12th हाउस इज अबाउट हीलिंग, लिबरेशन, चीजों से दूर निकलना। 6th हाउस इज अबाउट बाउंडेशन। तो एक डिलेमा बार बार लाइफ में फेस करना पड़ेगा। कभी मन करेगा चीजों से निकल जाऊं, कभी मन करेगा चीजों में वापस से लग जाऊं। ये डिलेमा जो है ये चलता रहेगा, इस डिलेमा से भी आप प्रभावित हो सकते हैं। जब शनि के नक्षत्र में राहु आएंगे तो उनकी मूल त्रिकोण राशि है वो 11th हाउस में, वो उसको प्रभावित करेंगे सबसे पहले। और मूल त्रिकोण राशि का मतलब है आपकी डिजायर्स। मूल त्रिकोण राशि 11th हाउस में है पब्लिक सर्कल, मूल त्रिकोण राशि 11th हाउस में है सोशल मीडिया। तो मैं आपसे कहूंगा आपका जो सपोर्ट है इस समय वो 2 इलाकों से आ सकता है। फर्स्ट इज
फ्रॉम योरसेल्फ, आप स्वयं अपने आप को सपोर्ट करें, या फिर आउट ऑफ बॉक्स या कोई अननोन पर्सन आपको सपोर्ट कर जाए। जब वो शनि के नक्षत्र में आएँगे, तो आपको याद रखना है कि या तो मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे सपोर्ट करेगा, या फिर मेरा बैंक बैलेंस मुझे सपोर्ट करेगा, या फिर मुझे मेरी डिज़ायर्स के ऊपर ही फ़ोकस करना चाहिए। तो मकरी के नक्षत्र में तो राहु आपको हेल्प कर जाएँगे करियर रिगार्डिंग, उसमें भी जॉब रिगार्डिंग। लेकिन शनि के नक्षत्र में ऐसा राहु आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा। एंड राहु मीन्स एक्सपेंशन, लेट गो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हावी है आपके ऊपर, और काल भैरव अष्टकम का आपको नियमित पाठ करना चाहिए। और पहली स्लाइड को देखिएगा कि राहु जब जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उससे संबंधित श्लोक का मैं जाप करूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल कंडीशंस बेटर हैं क्योंकि राहु 12th हाउस में है, लेकिन उन्होंने सेपरेट भी कर दिया है जुपिटर और शनि को। तो शनि आपके लिए कर्म कारक हैं, जुपिटर आपके भाग्य के कारक हैं, इसीलिए राहु ने एक सेपरेशन को यहाँ जन्म दे दिया है कि वो कर्म को एप्रिसिएशन की तरफ जाने नहीं दे रहा। वो वहाँ पे एक हॉलोनेस क्रिएट कर रहा है, वहाँ पर एक काट क्रिएट कर रहा है। तो ये एक इश्यू है। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन उससे जो प्रगति मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है। और जब भी राहु शनि की इस तरह की स्थिति होती है, राहु जुपिटर और शनि को जब भी ऐसे डाइसेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ आदमी को फॉरेन ट्रैवल और इन कामों से ज़्यादा सहायता मिल पाती है। तो ये एक पॉइंट है जो इस समय आपके चार्ट में एक्टिव हो चुका है। अगर हम बात करें वृषभ राइजिंग की, लगन से हम बात कर रहे हैं, आप राशि सही से चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो राहु का आपके 11th हाउस में गोचर, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, पाइसेस राशि जो इसका मूल स्वभाव है, जहां राहु इस समय है, उस राशि के अंदर लिबरेशन की बहुत ज्यादा भावना है। उस राशि के अंदर किसी सर्कल से मुक्त होने की भावना है कि कोई एक सर्कल है जिसमें दो मछलियां घूम रही हैं और उस सर्कल से मुझे बाहर निकलना है, वो सर्कल मुझे खत्म करना है। अब यहाँ वही एनर्जी आ रही है आपके 11th हाउस में। तो 11th हाउस के रिसोर्स क्या है? 11th हाउस के रिसोर्स है आपकी डिजायर्स। 11th हाउस कंट्रोल करता है आपके बैंक बैलेंस को। 11th हाउस कंट्रोल करता है आपके पेमेंट की राइज को। करियर में ये पेमेंट की राइज, पे ग्रोथ को दिखाता है। तो यहाँ पर राहु 11th हाउस में आकर वन थिंग क्लियर है कि जो डिजायर्स के आप जाल के अंदर हैं, जो डिजायर्स का जाल चले जा रहा है, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये डिजायर कंप्लीट होगी या नहीं होगी, तो वहां आपको हेल्प करेंगे, क्लैरिटी दे देंगे कि ये डिजायर कंप्लीट मैं कर दूंगा या मैं नहीं करूंगा। नाउ सेकंड पार्ट इज कि पहला ट्रांजिट है मकरी के नक्षत्र में 30 अक्टूबर से 9 जुलाई तक, जो कि अभी चल रहा है, और इसमें राहु प्रभावित कर रहे हैं आपके 5th हाउस को। सो 5th हाउस इज अबाउट योर एजुकेशन, 5th हाउस इज अबाउट योर चाइल्ड पक्षा, 5th house is about your decision making power, and 5th house is about your past skill, past talent. तो सपोर्ट राहु आपको जब ही करेंगे जब आप 5th हाउस को प्रॉपर रिस्पेक्ट प्रदान करेंगे। प्रॉपर रिस्पेक्ट, राहु आस्किंग फॉर द प्रॉपर रिस्पेक्ट। So, fifth house is about all these big things. I call it decision making power. I call it your education system. So, मेरा सजेशन है कि जब राहु मकरी के नक्षत्र में है, उस समय आप अपने 5th हाउस को बेटर अप कर लीजिए। रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, तो राहु उस कंफ्यूजन को खत्म कर देंगे। द सेकंड पार्ट इज कि एजुकेशन रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, तो राहु उसे खत्म कर देंगे। लेकिन काम वही होगा, ओनली दोज थिंग्स विल materialize where you invested, where your desires are invested। जहां आपकी इच्छा है, जहां आपकी मनो इच्छा है, आप वही काम कर पाएंगे जिसमें आपकी इच्छा है। कहीं से प्रेशर आया, कोई ड्यूटी लेना, ये काम अब आप कर नहीं पाएंगे। ये एक मेन इशू है इस चार्ट के, इस गोचर के अंदर, कि ये केवल और केवल इच्छाओं की पूर्ति का गोचर है। तो फर्स्ट पार्ट में 5th हाउस को आप बेटर कर सकते हैं। देन द सेकंड पार्ट वुड बी शनि का पार्ट, और शनि आपके 10th हाउस में है, तो ये करियर की तरफ पूरा फोकस आपका जाएगा 9 जुलाई के बाद। उसमें भी गाइज ये केवल डिजायर को कंप्लीट करेंगे, केवल डिजायर को। बर्डन मत ले लीजिएगा, किसी चीज की बर्डन आपने ली नहीं, और शनि और राहु का ये कनेक्ट उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बेटर है आपके लिए कि आप बर्डन ना लें। एंड राहु केतु ने एक अच्छा काम करा है, वो क्या है कि इनने एक सेपरेशन क्रिएट कर दिया है शनि और गुरु के मध्य। गुरु आपके लिए मेलेफिक प्लैनेट है, शनि आपके लिए राजयोगकारी प्लैनेट है। तो शनि की वाइब्स गुरु तक नहीं जा रही, गुरु की वाइब्स शनि तक नहीं आ रही। ये इंडिकेट करता है कि आपको राहु प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये लेट गो का कॉन्सेप्ट, आपको अपनी डिजायर्स की तरफ फोकस रखना चाहिए। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर आप अपने डिजायर्स को छोड़कर केवल और केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्ट और इनमें चले जाएंगे, तो वहां राहु आपको शायद इतना सपोर्ट ना कर पाए। तो मेरा सजेशन है कि फर्स्ट तो पार्ट चल ही रहा है, 30 अक्टूबर से 9 जुलाई मकरी का फेस है जिसने आपके 5th हाउस को प्रभावित करा है। लेकिन सेकंड फेस में आप अपने करियर के पक्ष को डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं 9 जुलाई 2023 से 17 ऑफ मार्च 2024।
एक्सपेंशन को दिखाता है, डिजायर्स को दिखाता है। राहु बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए 18,000 टाइम्स 14 डेज में। अगर आप ये करेंगे तो राहु केतु का ये ट्रांजिट, ये गोचर मुझे लगता है कि आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अब बात करें हम अगर जेमिनाई राइजिंग की, तो राहु एंड केतु का गोचर 10th हाउस 4th हाउस के एक्सिस पे, केतु का 4th हाउस में होना फैमिली से किसी तरह की अनबन या डिस्प्यूट को दिखा सकता है। एंड शनि और केतु का एक षडाष्टक का संबंध भी है चार्ट। तो यहाँ पर आपका करियर का जो स्वामी है शनि, शनि मूल रूप से करियर का स्वामी है। शनि के अंदर ये मूल तत्व है कि वो करियर को दिखाता है, बिकॉज वो धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है। दिस इज द धर्म त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ प्लैनेट और करियर को दिखाने लगता है, वो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाने लगता है। अब यहाँ शनि और केतु का षडाष्टक का संबंध है, इट मीन्स कि फैमिली की साइड से कोई बैक लॉग आ सकता है। आप अपने करियर को फोकस दे रहे हैं और फैमिली की साइड से कोई प्लस माइनस कनेक्ट आ जाए। मे बी माइनस ज्यादा है कि आपको लग रहा है कि फैमिली में कोई वीकनेस है या हाउस होम फ्रंट ठीक नहीं है, हाउस होम में मुझे टाइम इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए। ये एक पार्ट है केतु और शनि का। अगर हम देखें राहु को, तो राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं। फर्स्ट लेयर राहु की क्या है? मीन राशि, पाइसेस। पाइसेस मीन्स डिजायर, पाइसेस मीन्स लिबरेशन, पाइसेस मीन्स लेट गो, किसी चीज से बाहर निकलना, लिबरेशन होना, किसी एक सर्कल को ब्रेक करने की इच्छा। वो 10th हाउस में बैठे हैं, उनका पूरा मन क्या है कि मैं 10th हाउस के किसी सर्कल को ब्रेक करूं। 10th हाउस इज अबाउट योर करियर, 10th हाउस इज अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10th हाउस is representing the happiness after marriage, and 10th house is representing the career, like after job, आफ्टर जॉब प्रॉस्पेरिटी। 10th हाउस आफ्टर जॉब प्रॉस्पेरिटी को भी, आफ्टर एजुकेशन प्रॉस्पेरिटी को भी कंट्रोल करता है। अब वहां में राहु बैठे हुए हैं, ये उनका एक मेन, उनकी एक छाया है, उनकी एक इमेज है। 10th हाउस को हम कहते हैं अर्थ त्रिकोण, फाइनेंस को दिखाता है। तो इस समय आपका मन दो चीजों पे लगा हुआ है। पहला, करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनसे आपको बाहर निकलना है, आपकी ये इच्छा है। एंड द सेकंड इज कैसे भी करके फाइनेंस को बेटर करो, ये आपकी इच्छा है। अर्थ पे आप फाइनेंस, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। पहला ट्रांजिट है मरकरी के अंदर 30 अक्टूबर से 9 जुलाई, तो दो लेयर हमारे पास हैं। अब तीसरी लेयर क्या है कि ये शुरुआत में प्रभावित कर रहा है केवल आपके 4th हाउस को। फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट होगा मे बी टुवर्ड फैमिली। आप ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं अपनी फैमिली के बारे में, आपका पूरा फोकस ही ये लेके चला जाएगा आपके 4th हाउस के अंदर। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, सब कुछ 4th हाउस में। और वो जो लिबरेशन है, वो जो आप सर्कल को ब्रेक करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से ही लिंक है। फैमिली से लिंकिंग कोई सर्कल है जिसे आप ब्रेक करना चाहते हैं। सेकंड पार्ट 9 जुलाई से 17 मार्च, शनि की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में। और वहां में इस सेकंड पार्ट में आपके परसेप्शन में एक चेंज आएगा। आप सोचने लगेंगे अपने 9th हाउस, अपने भाग्य के बारे में, कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है और उस चीज को मुझे खत्म करना है। ये जो परसेप्शन बनेगा आपका, ये बनेगा कब? सेकंड पार्ट में, इस गोचर के 9 जुलाई से 17 मार्च। सो इस तरह से ये आपको प्रभावित कर रहा है। मुझे लगता है फर्स्ट फेज सपोर्टिव नहीं रहा होगा, लेकिन सेकंड फेज डेफिनेटली सपोर्टिव है। बस आप उस ब्लॉकेज को खत्म करिए जो आपको रोक रहा है। एक्सपेंशन है, ड्यूटीज को आप फोकस कर रहे हैं, काल भैरव अष्टकम का आपको जाप करना चाहिए। कर्क राशि की अगर हम बात करें, तो राहु का आपके नवम भाव में होने वाला गोचर, देखिए फर्स्ट लेयर है इसकी पाइसेस राशि में। राहु किस राशि में गोचर कर रहे हैं? पाइसेस राशि। पाइसेस मीन्स लिबरेशन, लेट गो, ब्रेकिंग द सर्कल। दो फिश हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं एक सर्कल को ब्रेक करने की। नाउ सेकंड लेयर क्या है कि ये धर्म की राशि में होने वाला गोचर है। ये राशि जो है, ये जो भाव है, ये धर्म का भाव है। धर्म मीन्स ड्यूटीज। सो आप ड्यूटीज के किसी सर्कल को ब्रेक करना चाहते हैं। सेकंड लेयर आ गई ड्यूटीज, फर्स्ट लेयर आ गई एक सर्कल है जिसे आप ब्रेक करना चाहते हैं। वो सर्कल है आपकी ड्यूटीज का। भाग्य को ग्रोथ मिल सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है, प्रोस्पेरिटी मिल सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि राहु मीन्स जुपिटर प्लस वीनस। और ये मे भी है कि आपके फादर की तरफ से आपको कोई सपोर्ट आ जाए, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल जाए। बट व्हाट आई एम सेइंग हियर, the point is, first layer is the liberation, second layer is the responsibility की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट में। नाउ थर्ड लेयर इज, जब राहु मकरी के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो वो आपके थर्ड हाउस को इंडिकेट करते हैं। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपके कॉन्फिडेंस का भाव है, थर्ड हाउस आपके ट्रेवल का भाव है, थर्ड हाउस आपके आपकी पावर को इंडिकेट करता है, शोकेस करता है पराक्रम को। थर्ड हाउस आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी दिखाता है। तो शुरुआत में आपका पूरा फोकस है कि मुझे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर निकलना है जो मेरे कॉन्फिडेंस को कम कर रही हूँ, वीक कर रही हूँ। या सेकंड, ट्रैवल टूरिज्म से रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कोई छूट दे रहे हो। या फिर थर्ड हाउस इज अबाउट योर करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो करियर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड
एक साइड का पॉइंट है कि ये आपके यंगर सिबलिंग की तरफ भी आपको ले जा सकता है। ये यंगर सिबलिंग का कोई पार्ट है जो मेरे माइंड में बार-बार एक रिदम की तरह चल रहा है। उसके बाद ये शिफ्ट होगा शनि की तरफ जो कि आपके अष्टम भाव में है। नाउ अष्टम भाव इज़ ऑल अबाउट डार्कनेस। सो यही एक बेचैनी है, यही एक टेंशन है कि ये पार्ट तो फिर भी ठीक है, बट क्या लाइफ किसी अनसर्टेनिटी की तरफ तो नहीं जा रही? कोई भी ऐसी फ्यूचर में आती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपको अनसर्टेनिटी दे। सो फर्स्ट लेयर इज लिबरेशन, सेकंड लेयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं चाहते। देन द थर्ड लेयर इज कि अष्टम भाव, मैरिज के बाद आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरियर में ग्रोथ हो जाए उसके बाद आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनसर्टेन जो जो कि अभी आई नहीं है, जिसके बारे में आप केवल चिंतित हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ हो सकता है सेकंड फेज के अंदर, शेयर स्टॉक मार्केट में कुछ हो सकता है सेकंड फेज के अंदर, एंड आई थिंक सेकंड फेज बेटर रहेगा, बट सरस्वती वंदना करते रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये है पॉइंट आपके लिए। अगर हम देखें लियो राइजिंग के लिए, तो राहु इज ट्रांसिटिंग योर 8th हाउस। अब फर्स्ट लेयर क्या है कि राहु पाइसेस राशि में, पाइसेस मीन्स लिबरेशन, लेट गो, पाइसेस मीन्स किसी एक सर्कल को ब्रेक करना। अब वो सर्कल क्या है, यहाँ पे वो सर्कल है मोक्ष का। अष्टम भाव जो है वो मोक्ष का है, मोक्ष मीन्स लिबरेशन, मोक्ष मीन्स किसी समस्या से बाहर आना। तो ये जो लेट गो कॉन्सेप्ट है ये आपके चार्ट में एक एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्टिव है, एक्सट्रीम पॉइंट पे, हर चीज से बस बाहर निकलने की बहुत जल्दी। किस चीज से बाहर निकलने की बहुत जल्दी? शुरुआत में मकरी का नक्षत्र है, सेकंड हाउस, फैमिली, फाइनेंस, इन इनमें अगर कोई भी आपको समस्या आती है आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, किसी भी हेल्थ इश्यू से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके सेकंड हाउस को बेटर अप कर लें। सेकंड हाउस समटाइम्स मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को भी दिखाता है। तो मैरिज का कोई इशू है या किसी पार्टनर ने चीट करा, ऐसी चीज हुई है तो उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं शुरुआत में। अष्टम भाव का राहु डीप रिसर्च, एजुकेशन, ऑकल्ट, इन सब में मदद आपकी करता है। जैसे ही वो शनि के नक्षत्र में जाएंगे, शनि इज इन योर 7th हाउस, 7th हाउस इज अगेन द मारक भाव, 7th हाउस इज अगेन द सोसाइटीज प्रेशर। तो मेरा आपसे कहना होगा कि किसी भी बिजनेस, किसी भी पार्टनरशिप, किसी भी समझौता, किसी भी कनेक्शन को बिल्ड करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि अभी तो राहु मकरी के हैं, वो फिर भी सेकंड हाउस पे लिमिटेड है, वो जैसे ही शनि के नक्षत्र में आएंगे वो सारे बंधनों को ब्रेक करना चाहेंगे। जिस भी चीज में आप दो लोग, एक लोग के साथ जुड़ी हुई हैं, वो उससे आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे कि आ जाओ बाहर आ जाओ। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। एक्सपेंशन है, डार्कनेस का जो भाव था वो था, लेकिन काल भैरव अष्टकम, सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र करके आप इस ट्रांजिट को अपने अनुकूल बना सकते हैं। नाउ फॉर विर्गो राइजिंग गाइस, राहु आपके 7th हाउस में है, केतु आपके लगन के अंदर है। तो राहु का 7th हाउस के अंदर होना इज ऑल अबाउट लिबरेशन का पार्ट। राहु अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कहाँ है राहु? पाइसेस राशि में। पाइसेस मीन्स लिबरेशन, पाइसेस मीन्स एक सर्कल है जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाइसेस मीन्स रीस्टार्ट भी होता है, कई कई बार पाइसेस रीस्टार्ट को भी दिखाता है। तो ये फर्स्ट लेयर है, राहु का ये पर्सपेक्टिव है इस समय। जब वो जाते हैं सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव का भी एक पर्सपेक्टिव है, वो काम का पर्सपेक्टिव, डिजायर्स का। तो आप डिजायर्स के अंदर लगे हुए हैं, डिजायर्स, चारों तरफ डिजायर्स चल रही हैं, और आप उन डिजायर्स में क्लैरिटी चाहते हैं, ये डिजायर कंप्लीट होगी या नहीं होगी, क्या ये डिजायर सही है या नहीं है, क्या ये विश मेरी सही है या नहीं है। अब किस चीज के रिगार्डिंग विश? शुरुआत में मकरी का गोचर है, मकर का नक्षत्र है, तो रिगार्डिंग योर पर्सनालिटी कंसर्न है आप, आपका फोकस बहुत लिमिटेड है रिगार्डिंग योर पर्सनालिटी ओनली, पर्सनालिटी बस, स्वयं से कंट्रोल्ड। और ये बेटर भी है, क्योंकि राहु इस समय जिस नक्षत्र को प्रभावित कर रहे हैं वो आपके स्वयं को भी दिखाता है, और ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो या तो आप अपने रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, या करियर रिगार्डिंग भी कोई बात हो सकती है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस इस राशि पे भी जाएगा। जब वो शनि के राशि नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो शनि इज कंट्रोलिंग योर 6th हाउस एंड योर 5th हाउस। तो शनि के टाइम में आपकी डिजायर क्या होगी, आपकी क्या इच्छा होगी, काम क्या होगा, कि किसी बनी हुई समस्या से बाहर निकलना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी बर्डन से बाहर निकलना, किसी कार्मिक रिलेशन से बाहर निकलना, या किसी कार्मिक रिलेशन के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करना। तो ये आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या ये कार्मिक रिलेशन ठीक है नहीं, क्या ये करियर जो है वो बेटर है या नहीं मेरे लिए। तो इस तरह का काम आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, वो आपके लिए बहुत बेटर है।
सेकंड जो गोचर है वो मुझे लगता है बेटर होगा, बट उसमें आपको टाइम देना होगा, बट फर्स्ट वाला डेफिनेटली बेटर मुझे दिखाई देता है क्योंकि मरकरी का इन्फ्लुएंस है। एक्सपेंशन, बैलेंस ऑफ पावर, रिसाइटिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ दुर्गा सप्तशती इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू नाउ। सो या फॉर लिब्रा राइजिंग, गाइस आप देखिए राहु आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। टॉप लेयर इज लिबरेशन। 6th हाउस इज अबाउट द अर्थ भाव। अर्थ मींस फाइनेंस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। सो यू आर ट्राइंग अ वे, आप एक वे ढूंढ रहे हैं, आप एक कोशिश कर रहे हैं कैसे जो सिक्योरिटी का पार्ट है उससे पार बाहर निकला जाए। मींस फाइनेंस में कोई इशू है, सिक्योरिटी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, किसी कनेक्शन को लेके आपको चिंता है, मींस आपको क्लियर वाइब नहीं है कि कनेक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, तो उनसे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इनसे बाहर निकला जाए, कैसे फाइनेंस को बेटर किया जाए, कैसे सिक्योरिटी सिस्टम को राइट किया जाए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये सेंटर्ड कहाँ हो रही है? ये शुरुआत में मरकरी पे सेंटर्ड हो रही है 30 अक्टूबर से 9 जुलाई। सो यहाँ पर मरकरी की मूल त्रिकोण राशि है। या तो आप अपने 12th हाउस के बारे में सोच रहे हैं, इट बी अबाउट आउट ऑफ कल्चर रिलेशनशिप, बी अबाउट अ वेरी डिस्टेंस relationship, or it be about the opportunities coming from unknown people or unknown companies, unknown groups, और यू आर थिंकिंग अबाउट योर 9th हाउस, फादर, फॉरेन ट्रेवल। इन चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या फॉरेन ट्रेवल मेरे फाइनेंस को बेटर कर सकती है, उसको मजबूत कर सकती है, क्या आउट ऑफ बॉक्स रिलेशंस मुझे हेल्प कर सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। ये आपकी शुरुआत में सोचना है, ये थिंकिंग है आपकी। और यहाँ आपको डुअलिटी भी बहुत है, कंफ्यूजन्स भी बहुत है। एक अच्छी चीज है कि राहु केतु ने सेपरेट कर दिया है आपके शनि और गुरु को। गुरु आपके लिए अच्छे हैं नहीं, शनि आपके राजयोगकारी प्लैनेट है, तो शनि को फिर भी राहु सपोर्ट करके चल रहे हैं कि आप गुरु से बचिए। नाउ सेकंड फेज इज जब राहु शनि के नक्षत्र में आएंगे 9 जुलाई से 17 मार्च, ये दी बेस्ट टाइमलाइन है। इसमें पूरा फोकस जाएगा राजयोगकारी प्लैनेट पे। एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं आप, मीन्स आपके एजुकेशन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते, या फिर आपका पार्टनर आपको सिक्योरिटी प्रदान करने लग जाए, या फिर आपका चाइल्ड रिलेटेड जो इनसिक्योरिटीज अभी आपके मन में है उनसे आप बाहर निकल सकते हैं। आप अपने गुरु से अच्छा संबंध बना सकते हैं जब राहु शनि के नक्षत्र में आए। सेकंड जो ट्रांजिट है वो दी बेस्ट ट्रांजिट है जब राहु शनि के नक्षत्र में होते हैं। हिरण्यगर्भ सुक्ता, इसका आपको जाप करते रहना चाहिए, पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि राहु आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कर्मों का भाव है। राहु जब भी इसमें गोचर करते हैं आपको एक अननेसेसरी टेंशन आने लगती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ से, कि मेरी फैमिली की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर की तरफ, मदर की तरफ, ब्रदर की तरफ, सिस्टर की तरफ, ऐसा आपके मन में विचार आने लगते हैं। समाज की तरफ कई कई लोग तो इसे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। नाउ दैट डिपेंड्स कि आपके बर्थ चार्ट में राहु किस हाउस में है, किस तत्व में है। लेकिन उन्हें अपना परसेप्शन क्लियर कर रखा है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है। नाउ हिरण्यगर्भ सुक्ता का आपको जाप करना चाहिए। When talks about Scorpio rising, राहु is transiting your 5th हाउस। राहु का पंचम भाव में होना, टॉप लेयर इज कि मुझे लिबरेशन चाहिए, मुझे समस्याओं से बाहर निकलना है। देन द सेकंड लेयर इज कि 5th हाउस रिगार्डिंग, 5th हाउस इज व्हाट? 5th हाउस इज योर एजुकेशन सिस्टम, 5th हाउस इज योर रिलेशनशिप, 5th हाउस इज योर child paksha, children paksha. But we're missing something. 5th house is not limited to only these 4 or 5 dimensions. 5th house is the dharam bhav. 5th house is the dharam bhav. Dharam means responsibility. So you are trying a way, you're finding a way to be out of unnecessary responsibilities. कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है या नहीं है। रिलेशन को भी आप इसी तरह से जज करेंगे, क्या ये रिलेशन ठीक है या नहीं, ये रिलेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे ऊपर आ रही है, क्या ये ठीक है या नहीं। इस तरह से आप चीजों को इस समय जज करेंगे। जब वो मकरी के नक्षत्र में है तो वो आपके 11th हाउस को प्रभावित करेंगे, मीन्स फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल्स या बैंक बैलेंस को शुरू में प्रभावित कर सकते हैं। सो फॉर धनु लग्न, राहु का गोचर हो रहा है आपके 4th हाउस में। राहु इन पाइसेस मीन्स लिबरेशन, लिबरेशन, चीजों से बाहर निकलना। Now, 4th house is what? 4th house is your security system. 4th house is peace of mind. 4th house is the comfort zone. So Rahu is trying his best to take you out of comfort zone और आपको एक व्यवस्था दे दें कि ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये आपके कंफर्ट को इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी। इसी चीज को आप बार बार सोच रहे हैं। नाउ 4th हाउस अबाउट मोक्ष हाउस। 4th हाउस जो है वो मोक्ष त्रिकोण का फर्स्ट भाव है, ये मोक्ष को इंडिकेट करता है।
मोक्ष मीन्स लिबरेशन, मोक्ष मीन्स भी समस्याओं से निकलना। तो ये अब आपका माइंडसेट है, कैसे भी करके लिबरेशन, समस्याओं से निकला जाए, वो फाइनल लिबरेशन जो है उस तत्व को प्राप्त करा जाए। कई लोग इसे स्पिरिचुअलिटी में ले जाते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में मीन्स कि समस्याओं से बाहर निकलना, ये उनकी इच्छा होती है। मदरहुड को ये प्रभावित कर सकते हैं, चाइल्ड पक्ष के बारे में आप ज्यादा सोच सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। शुरुआत में एक कंसर्न है ये एनर्जीज मरकरी पे, जो कि आपके 10th हाउस में है। मीन्स आप कोशिश कर रहे हैं या तो करियर रिलेटेड किसी समस्या से बाहर निकलने की, करियर को बेटर करने की, या फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपका ये फिल्टर अप कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, क्या मैं लायबल हूं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या नहीं। ऐसी ऐसे थिंक थॉट प्रोसेस अभी आपके हो सकता है शुरुआत में चले। ये फर्स्ट फेज जो है ये बेनिफिशियल फेज है, क्योंकि राहु केंद्र के स्वामी के साथ कनेक्ट बना रहे हैं, और उसका दूसरा हिस्सा आपके 7th हाउस में है, तो मैरिज रिगार्डिंग या फिर करियर रिगार्डिंग। जब वो शनि के नक्षत्र में आएंगे तब फोकस आपका चला जाएगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, कि मैं मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बेटर करूं। तो फर्स्ट लेयर है लिबरेशन की, सेकंड लेयर है लिबरेशन की, एंड थर्ड लेयर है थर्ड हाउस की, सिबलिंग्स से कनेक्ट को बेटर करना। अगर कोई भी अननेसेसरी इश्यू आ रहा है सिबलिंग्स की तरफ से तो बाहर निकल जाना। करियर में अगर आपको किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा दे दी तो आप उसकी सुनेंगे नहीं। ट्रैवल टूरिज्म आप इस थर्ड सेकंड फेज के अंदर कर सकते हैं, ट्रैवल का पार्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे उन चीजों से बाहर निकलने की जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बर्बाद कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। सेकंड फेज डेफिनेटली बेटर है, बट फर्स्ट फेज है गाइस। हिरण्यगर्भ सूक्त का आपको जॉब करना चाहिए, जिससे ये राहु आपका आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव हो जाए, क्योंकि 4th हाउस का राहु सपोर्टिव होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज ये करियर को, ये तो 10th हाउस में करियर वाइज डिस्टर्बेंस ला देता है। कैप्रिकॉन राइजिंग, राहु थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस मीन्स कामा, थर्ड हाउस मीन्स डिजायर्स, थर्ड हाउस मीन्स पराक्रम, योर स्ट्रेंथ। राहु इन पाइसेस क्या कर रहे हैं, राहु पाइसेस के अंदर चीजों को फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाइसेस का अर्थ है लिबरेशन, पाइसेस का अर्थ है लेट गो कॉन्सेप्ट। तो वो राहु का भी इस समय एक्टिव है, लिबरेशन का पार्ट, लेट गो, चीजों से बाहर निकलना है, ऐसा राहु सोच रहे हैं। जब ये आएंगे मकरी के नक्षत्र में, ये मकरी के नक्षत्र में तो इस समय है, तो इनकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी आपके 9वें भाव पे और आपके 6th हाउस पे। तो कैप्रिकॉन राइजिंग, आई थिंक आप अपने करियर को बेटर करना चाहते हैं, और इसी के साथ आप अपने फादर से कनेक्ट को या गुरु से कनेक्ट को भी बेटर करना चाहते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज है, बट मेन थिंकिंग क्या है, लिबरेशन। फादर ने कोई ऐसी बात कही जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आप कहेंगे बस लिबरेट होना है, निकलना है इस चीज से, और आप करेंगे क्या, केवल अपनी डिजायर्स को कंप्लीट। और हो सकता है आप सोचने लगे कि ये डिजायर, ये जो मेरी इच्छा है, क्या ये सही इच्छा है या नहीं है। क्योंकि राहु थर्ड हाउस में आके बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैपन्स, बट उसका परसेप्शन क्या है उस प्लैनेट का। तो उसका परसेप्शन तो इन्हीं चीजों की तरफ रिवॉल्व कर रहा है। सेकंड फेज में जब शनि के नक्षत्र में आएंगे, आई थिंक मारक तत्व के एनर्जीज को भी देंगे, लेकिन आप फोकस करने लगेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने स्वयं के ऊपर और अपने आसपास के एनवायरमेंट पे। आप नहीं सोच, बड़ी बड़ी चीजों को नहीं सोचेंगे, भारी चीजों को नहीं सोचेंगे, आप कहेंगे ठीक है, फोकस को लिमिटेड करना है अपने ऊपर, अपने क्लोज एनवायरमेंट के ऊपर। रिसाइटिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दुर्गा सप्तशती इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। गाइस अगर हम देखें एक्वेरियस राइजिंग पे, तो राहु कहाँ पे है, राहु इस समय आप कहेंगे राहु पाइसेस राशि में है। पाइसेस मीन्स लिबरेशन, पाइसेस मीन्स लेट गो, पाइसेस मीन्स टू फिशेस जो कि कोशिश कर रहे हैं एक लूप को ब्रेक करने की। तो राहु का पाइसेस में होना, या तो वो लूप को इंक्रीज करेंगे या वो लूप को ब्रेक करेंगे। अब ये सेकंड हाउस है, मीन्स फाइनेंस। पूरा माइंड आपका फाइनेंस के लूप पे है या फैमिली के लूप पे है। फैमिली फाइनेंस, ये दो चीजें। मैरिज आ सकती है, सेकंड हाउस से मैरिज आती है कई बार। करियर में अगर आप कहेंगे तो करियर में आप एजुकेशन के बारे में ज्यादा सोचेंगे, कोई और नई डिग्री ले लो, ऐसी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं। शुरुआत में एनर्जी कंसर्न है कहाँ पर, मकरी के ऊपर। शुरू में मकरी के ही रेवती नक्षत्र में राहु गोचर कर रहे हैं। रेवती इज अबाउट बिजनेस, अबाउट कम्युनिकेशन, अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग से आप चीजों को सेटल अप करना चाहते हैं, फाइनेंस को बेटर करना चाहते हैं, फैमिली को बेटर करना चाहते हैं। लेकिन मकरी की मूल त्रिकोण राशि तो अष्टम भाव में है, मीन्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की भी आप सोच सकते हैं, और कोई बड़ा डिसीजन लेना, बड़ा डिसीजन दिखाई देता है शुरुआत में मकरी के फेस में। फिर आएगा शनि का फेस। शनि इज कंट्रोलिंग योर राइजिंग साइन एंड योर 12th। सो शनि का फेस है, इसमें आप अपने आप के बहुत क्लोजर आना चाहेंगे,
कि मैं अपने आप के क्लोजर आऊँ, अपने अपने क्लोज बनूँ, अपने आप को बेहतर जानूँ एंड पर्सनैलिटी में कोई चेंज करना हो, या आप कहिए ये जो सेकंड फेज़ है ये मुझे ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई देता है। यू नो व्हाई? क्योंकि शनि इस समय डोमिनेंट भी हैं और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी हैं। तो ट्रैवल इसमें रह सकती है, फॉरेन ट्रैवल इसमें रह सकती है, अपने स्वयं के क्लोज़ आना इसमें रह सकता है। इसमें आप सोच सकते हैं अपने परिवार के बारे में या अपने अपने सेल्फ के बारे में, केवल सेल्फ के बारे में। तो अभी की जो थिंकिंग है उसमें चेंज आएगा जब शनि के नक्षत्र में राहु गोचर करेंगे, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। फैमिली, फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। द चेंज वुड बी कि आप फैमिली को इग्नोर कर देंगे और स्वयं के ऊपर पूरा फोकस शिफ्ट कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है शनि के नक्षत्र में। Reciting the first chapter of Durga Saptati and Durga Saptati and Saraswati Vandana is the best remedy for you. Now अगर हम देखें Pisces rising में, तो यहाँ पर मैं उठा के इसको यहाँ ले लेता हूँ। सो या Pisces rising में राहु राइजिंग साइन के अंदर, राहु इन Pisces लिबरेशन, लेट गो, किसी समस्या से बाहर निकलना। अब Pisces बनी हुई है 3 नक्षत्रों से और ये जो भाव है, ये भाव है धर्म का। फर्स्ट हाउस जो रहता है वो धर्म का भाव होता है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। कोशिश क्या है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लूप से बाहर निकलना। या तो लूप को बहुत बढ़ा देंगे, अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस में घुस जाएंगे, या फिर लूप को लिमिटेड कर देंगे। अगर राहु सपोर्टिव प्लैनेट है तो वो लूप को लिमिटेड कर देगा, टेंशंस को जीवन से निकाल देगा, फिल्टर अप कर देगा लाइफ। यहाँ मकरी का नक्षत्र है 30 अक्टूबर से 9 जुलाई, एंड मकरी इज वेयर, मकरी इज योर 7th हाउस एंड योर 4th हाउस। सो फैमिली के रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में या तो आप सोच रहे हैं, या अगर आप किसी बिजनेस में है, पार्टनरशिप में है, मैरिज मीन्स पार्टनर जो आपका है, इनके रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनके बारे में तो आपका माइंड ऐसे चल रहा है बिल्कुल शार्प होके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनि का जब गोचर होगा तो आई थिंक लिबरेशन का पार्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। जब राहु शनि के नक्षत्र में आएंगे तो वहां वो लिबरेशन को इंडिकेट करता है, 12th हाउस। तो जो जो मुक्ति है, जो लिबरेशन है, वो अभी आपको इस समय नहीं मिल रहा है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अभी आप इस समय क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हो सकता है प्रेशर ज्यादा महसूस होने लगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जो आपकी हेल्थ को भी हर्ट करे। बट शनि के टाइम में आई थिंक वो पूर्ण जो मुक्ति है, वो जो लिबरेशन का पार्ट है, वो आपको मिलेगा। Reciting the first chapter of Durga Saptati is the best remedy for you. So this is what I got for you. Be connected for more update and let me know connecting with the content and liking this type of analysis or not. Thank you.